दो बड़ी खबरें जिन पर हम इस खबर में बात करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि क्या वाकई बीजेपी से गठबंधन टूट जाएगा, और यह अब इसलिए सवाल मजबूत हो गया है क्योंकि मंत्री जी अपनी सरकारी गाड़ी को छोड़ करके प्राइवेट गाड़ी लेकर के निकले और उसके बाद में डिप्टी सीएम से सीधे मिलने के लिए पहुंच गए। और इस खबर में जान तब और आ गई जब उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर अपने दरवाजे बंद कर देगी तो कहीं और देखेंगे। और दूसरी बड़ी खबर यह कि नीतीश कुमार के आगे बीजेपी नतमस्तक क्यों है। क्या यह वाकई सिक्के का एक पहलू है या फिर सिक्का दोनों तरफ से एक कर दिया गया है, अब उसको चाहे जैसे मर्जी उछालिए। सोले वाला सिक्का है, अब वो जो चाहेगा, जो उछाल रहा है, जीत उसी की होनी है। बताने वाला कुछ भी इसमें बताइए। दोनों खबरें बहुत महत्वपूर्ण है। एक खबर है उत्तर प्रदेश से और दूसरी खबर है बिहार से। तो पहले पहली खबर पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से खबर निकल करके सामने आई है। संजय निषाद जिनको लेकर के मैंने अभी परसों भी आपको खबर दिखाई थी। संजय निषाद ने कहा था कि अगर बीजेपी को लगता है कि हमसे अगर फायदा नहीं है तो हमसे गठबंधन तोड़ दे। यह संजय निषाद ने 2 दिन पहले कहा था और उसके बाद में नाराजगी तलखी और बढ़ गई। और बढ़ इस बात के लिए गई कि संजय निषाद को इसके बाद में भी किसी की तरफ से ना शायद कोई फोन पहुंचा, ना मनाने की कोशिश की गई। उल्टा संजय निषाद को कहा गया कि आप जाकर के लखनऊ के अंदर डिप्टी सीएम से मिल लीजिए, ब्रजेश पाठक से मिल लीजिए। अब ब्रजेश पाठक को लेकर के अगर आप देखेंगे तो ब्रजेश पाठक का कोई बहुत बड़ा ऐसा राजनीतिक वजूद नहीं है। वो डिप्टी सीएम जरूर है, लेकिन सरकार में वो तय कर देंगे चीजों को, ये कैपेसिटी शायद उनके पास में नहीं है। संजय निषाद वो जरूर मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन खबर तब और बड़ी हो गई जब वो डिप्टी सीएम से यानी ब्रजेश पाठक से मिलने के लिए गए तो अपनी सरकारी गाड़ी उन्होंने छोड़ दी। और ये एक तरीके से संकेत होता है नाराजगी का। आपको याद होगा हरियाणा में जब बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को अपना उम्मीदवार, अपना मुख्यमंत्री घोषित किया, मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली भेज दिया, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया। उस बैठक में अनिल विज, बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता, अंबाला से 8 बार के विधायक, वो अपनी सरकारी गाड़ी, सिक्योरिटी सब छोड़ करके चले गए थे, गर्म तमतमाते हुए कि मुझे जो है वो सीएम घोषित नहीं किया। और उसके बाद में लगातार उनके बयान निकल करके सामने आते रहे। तो नेता सिक्योरिटी छोड़ दे, नेता सरकारी गाड़ी छोड़ दे, तो इसका मतलब ये कि नेता गुस्से में है, ये माना जाता है। लेकिन इसके बाद में इनका बयान आ गया कि सपा ने एक वक्त में दरवाजे बंद किए थे तो मैं बीजेपी के दरवाजे पर आ गया, और अगर बीजेपी भी ऐसा ही करेगी तो फिर उसके बाद में दरवाजे हम कहीं और भी देख लेंगे। खबर आप देखिए। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। वह सरकारी गाड़ी की बजाय अपनी निजी गाड़ी से पहुंचे थे। मंत्री निषाद ने भाजपा को खामियाजा भुगतने की धमकी दी थी, जिसके बाद में इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आप जरा ये तस्वीरें देखिए। आप ये तस्वीर देखिए, ब्रजेश पाठक के साथ में उनकी मुलाकात की तस्वीरें हैं, लेकिन चेहरे से, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से कोई बहुत ज्यादा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि उनको संतोषजनक कोई जवाब मिल पाया हो, या वो संतुष्ट हो गए हो, या वाकई जो है उनका जो मसला था वो हल हो गया हो। ऐसा चेहरे से, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने आज तक से बातचीत में क्या कहा वो सुनिए। आज तक से बातचीत में उन्होंने जो बयान दिया, उससे तो जो राजनीतिक पारा है वो और गर्म हो गया। संजय निषाद ने आज तक से बातचीत में कहा कि सपा ने अपना दरवाजा बंद किया तो मैं भाजपा के साथ आ गया। अब अगर भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो मैं देखूंगा कि आगे क्या करना है। इससे पहले निषाद ने यूपी भाजपा को साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर लगता है कि उन्हें निषाद पार्टी से फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ सकते हैं। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता
अब शब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। अब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब इसको समय रहते हुए सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, करीब करीब अब 1.5 साल मान करके चलिए आप। लेकिन बिहार में चुनाव हो रहा है, इस साल बिहार का आखिरी चुनाव है ये, और इसके बाद में अगले साल पश्चिम बंगाल में, असम में, इन राज्यों में चुनाव होगा, और फिर उसके बाद में तैयारियां सीधे यूपी की हो जाएगी। और यूपी का चुनाव यानी देश में सबसे बड़ा चुनाव 2027 में फरवरी मार्च में यहां पर चुनाव होना है। और फरवरी मार्च के चुनाव से पहले आप ये मान करके चलिए कि जून जुलाई के बाद में उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो जाएगी, और पूरी तरह से ये जो चुनाव होगा 2027 का चुनाव, यूपी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होगा। सीधे तौर पर 2029 की तस्वीर को साफ करने वाला चुनाव होगा। 2029 में लोकसभा चुनाव में क्या होगा, ये तस्वीर अगर साफ होगी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से साफ होगी। यहां पर हार या जीत बीजेपी के लिए और सपा और कांग्रेस, ये साफ है सपा और कांग्रेस साथ में लड़ेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखती है कि यहां पर उत्तर प्रदेश में क्या होगा। लेकिन उससे पहले बिहार में अभी क्या होगा ये देखना बाकी है। और बिहार में जो खबर निकल करके सामने आई है वो नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर है, या नीतीश कुमार चाहे जो मर्जी कर लें, अब उनके पत्ते, उनके दाव वो सारे बीजेपी के पास में है। और बीजेपी दिखाने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए, गाने के लिए अपने हिसाब से ही उनको सुरताल दे रही है। खबर यह निकल करके सामने आई है कि दिल्ली में नीतीश कुमार की, अमित शाह की, उपेंद्र कुशवाहा की, और उसके साथ साथ जो है वो जीतन राम मांझी, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, चिराग पासवान, इन सब की जो है मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद में, अमित शाह के साथ में इस मुलाकात के बाद में सीट शेयरिंग को लेकर के बातें फाइनल हो गई है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन कौन सी सीटें किस किस के पास में जाएगी, लेकिन कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा यह माना जा रहा है कि तय हो गया है। हालांकि है सूत्रों के हिसाब से खबर, और सूत्रों में कब जो है वो क्या हो जाए पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी सूत्रों के हिसाब से खबर आती तो बीजेपी के फेवरेट वाली खबर आती है। कभी बीजेपी को नुकसान हो सूत्रों के हिसाब से, ऐसी खबर तो कम से कम सामने नहीं आती है। अब इस खबर में जो है सूत्रों के हवाले से जो खबर दी जा रही है उसमें यह कहा गया है कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी वो 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी 20 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी, हम पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी 10 सीट, और आरएलएम जो है वो भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी बड़ा भाई की भूमिका, बड़े भाई की भूमिका वो नीतीश कुमार के पास में है। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार के सामने बीजेपी इतनी नतमस्तक क्यों है, और ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जरा ये 2020 का चुनाव के नतीजे आप देखिए और कौन कितनी सीटों पर लड़ा था ये आप देखिए। 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन आधी सीट भी बीजेपी जेडीयू नहीं जीत पाती है, 43 केवल सीटें जीत पाई। बीजेपी 110 सीटों पर, उसके मुकाबले में 5 सीट कम लड़ती है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का, 74 सीट बीजेपी जीतती है। हम पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, 50% से ज्यादा का जो है वो उनका रन रेट रहा, 4 सीटें जीत गए। वीआईपी जो कि मुकेश साहनी की पार्टी है, पिछली बार वो इस तरफ थे, 11 सीटें जो है उनको मिली थी, 4 सीटों पर चुनाव जीत गए थे। तो कुल मिलाकर के बीजेपी और जेडीयू को समझने वाली बात है, बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 74 जीत जाती है, लेकिन वो दूसरी तरफ 115 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़कर के 43 पर रह गए। हालांकि तब एक सिचुएशन ये भी थी कि चिराग पासवान वो बिल्कुल अलग चुनाव लड़ रहे थे, और ये कहा गया कि
उन्होंने ही नीतीश कुमार को डाउन किया, उन्होंने ही नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा नुकसान किया और ये नुकसान बीजेपी ने करवाया। लेकिन अब सवाल ये है कि जब चिराग भी इधर है, नीतीश भी इधर है, तो बीजेपी कम क्यों लड़ रही है? या बीजेपी जो कम लड़ रही है उसके पीछे ये है गणित कि बीजेपी एक मैसेज पहले तो ये देना चाह रही कि नीतीश कुमार को हम अभी भी बड़े भाई की भूमिका में रख रहे हैं, सीएम घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सीएम हमारे वो रहेंगे, संकेत देने की बात होगी। मुझे नहीं लगता इस पूरे चुनाव में बीजेपी ये हिम्मत भी कर पाएगी कि नीतीश कुमार को सीएम डिक्लेयर कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे बड़ी हैरानगी होगी इस बात पर, क्योंकि बीजेपी पूरे चुनाव में ढुलमुल तरीके से जाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी अगर सीएम का चेहरा नीतीश कुमार को घोषित कर देगी तो बीजेपी का कार्यकर्ता साइलेंट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डर है। और अगर नीतीश कुमार को नहीं किया जाएगा तब फिर बीजेपी में किसको किया जाता है, वो एक आपस में गुटबाजी का डर रहेगा। तो इसलिए पूरी तरह से ढुलमुल तरीके से बीजेपी इस चुनाव में जाएगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी जो एक संदेश देना चाह रही है नीतीश कुमार के वोटर को कि हम अभी भी इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या वाकई नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, कुर्मी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, क्या वाकई वो कोयरी, कुर्मी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये सब नीतीश कुमार को फिर भी वोट करेंगे कि हां एक बार और सीएम बन सकते हैं? या ये कैसेट अब हर किसी के दिमाग में आ गई है कि नीतीश कुमार को बीजेपी किसी सूरत में नहीं बनाएगी। बीजेपी अगर ज्यादा सीटें दे भी रही है तो बीजेपी कल को अपने ही लोगों को इनके उम्मीदवार बना करके चुनाव लड़वाएगी, जैसे महाराष्ट्र में किया कि भले ही टिकट जो है वो शिवसेना की थी लेकिन उम्मीदवार बीजेपी का था। तो ऐसे ही कुछ इधर भी होगा कि टिकट भले ही तीर कमान की हो, यानी नीतीश कुमार की हो, जेडीयू की हो, लेकिन उम्मीदवार बीजेपी का रहेगा, ताकि अगर इधर आने वाली बात हो, क्योंकि नीतीश कुमार उधर बहुत चले जाते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार जाए, तो बीजेपी इस बार कोशिश करेगी कम से कम 20 विधायक, 25 विधायक वो ऐसे हों जो हमारे लोग हों, टिकट भले ही उनकी हो, तो कल को अगर वो जीत के भी आ जाए तो हमारे लिए लॉयल रहे, हमारे लिए वफादार रहे, नीतीश कुमार के लिए नहीं। नीतीश कुमार को तो 60-70 सीटों पर ही जो है वो बताया जा रहा है, अंदर खाने की जो खबरें हैं कि 60-70 सीटों पर ही उनको केवल उनके उम्मीदवार मिलेंगे। बाकी 30 सीट, 40 सीट, कितनी सीटें बीजेपी जो है वो अपने ही लोगों को उतारेगी। और ये बहुत हद तक चिराग पासवान के साथ भी हो सकता है, बहुत हद तक जीतन राम मांझी के साथ हो सकता है, बहुत हद तक उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी हो सकता है कि अपने लोगों को जो है वो वहां लड़ाया जाएगा। 40 सीटें अगर चिराग पासवान को मिल रही है तो 40 से 40 उधर तो शायद नहीं होगा। हालांकि चिराग पासवान की पलटी मारने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के सवाल यही है कि नीतीश के आगे बीजेपी जिस तरीके से नतमस्तक है, तो क्या इसके पीछे का जो गणित है वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, बताने के लिए, उन नीतीश के वोटर को संदेश देने के लिए कि मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, आप तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट मत होना, क्योंकि एक वोटर बीजेपी का जो है वो बीजेपी की तरफ रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं। जो शिफ्ट होगा, जो ड्रिफ्ट करके जाएगा, जो फ्लोटिंग वोटर है या जिसकी विचारधारा मैच करती है, वो नीतीश और लालू का वोटर है। नीतीश और लालू का वोटर वो एक दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं। नीतीश लालू यादव के वोटर को भी खींच सकते हैं और लालू यादव नीतीश कुमार के वोटर को खींच सकते हैं। बस उस वोटर को ये एक बार महसूस होना चाहिए कि किसकी सरकार आ रही है या मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। नीतीश को जो एक वोटर वोट करता रहा है वो इस बात के लिए करता रहा है कि भले ही किसी की सरकार बने, नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे, और नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे तो कम से कम हमारे साथ में दुर्व्यवहार नहीं होगा, हमारे साथ में किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। लेकिन अगर उस वोटर को ये संदेश जा रहा है, उस वोटर तक ये मैसेज जा रहा है कि नीतीश सीएम नहीं रहेंगे, तो फिर क्या वो वोटर नीतीश के साथ रहेगा या वो डायरेक्ट तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप ये मान करके चलिए कि नीतीश कुमार जो पिछली बार 43 सीट जीत पाए थे, हो सकता है कि वो 30 सीटों पर आ जाए। और ऐसे में जो आरजेडी पिछली बार 74 सीटें जीत पाई थी, तो हो सकता है कि वो 90 सीटों के आसपास चली जाए। और ऐसे में अगर कांग्रेस जो पिछली बार 19 पर थी, अगर कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा और ये सब कुछ मिला करके
अगर ठीक ठाक प्रदर्शन किया, कम से कम 30-35 सीटें भी अगर कांग्रेस पार्टी लेकर के आ पाई, उधर से मुकेश सहनी कुछ ले पाए, तो फिर 122 का आंकड़ा दूर नहीं होगा, फिर 122 सीटें आसानी से हो जाएंगी। लेकिन अब यही है कि चुनाव में सब कुछ इतना आसान भी नहीं होता है और सब कुछ इतना मुश्किल भी नहीं होता है कि नामुमकिन है। और इसी का नाम तो चुनाव है, और इसी का नाम तो जो है समझना है कि क्या हवा का रुख है, क्या लोगों के मुद्दे हैं, क्या लोगों की समझ है, और लोग इस बार किस तरीके से वोट कर रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।